जो देखा वो सपना नहीं हकीकत था। अचानक मुझे अपने कंधे के पास हल्की जलन महसूस हुई और मेरा हाथ बेबस होकर मेरे कंधे पर पहुंच गया। मुझे याद आया कि जब पहली बार इस औरत ने मुझ पर हमला किया था तो उसका नाखून मेरे कंधे में घुस गया था। मैंने उसे फिर से छुआ और सूजन महसूस की, लेकिन सरफराज भाई को बताना अनुचित था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी जीभ को खुलने से रोक दिया हो। चलो हाथ धो लो, आप क्या सोच रहे हैं? हाथ धोकर आ जाओ, सरफराज भाई ने कहा और वापस दरवाजे से बाहर चले गए। मैं बुरी तरह भ्रमित था कि रात की घटनाएं स्वप्न नहीं थी। अगर सपने थे तो मैं अपने बिस्तर से गायब क्यों था? सरफराज भाई जिस तरह से वे बता रहे थे वह गलत नहीं था। बाथरूम में जाकर मैंने अपनी शर्ट के बटन खोले और अपने कंधे के ऊपर देखा। कंधे पर नाखून का निशान साफ आ रहा था। त्वचा फटी हुई थी और थोड़ा खून दिखाई दे रहा था। जाहिर है इस स्थान पर चोट लगने का कोई कारण नहीं था। इसका अर्थ है कि रात की कहानी स्वप्न नहीं थी। मैंने अपना मुंह धोया और बाहर आ गया। मैं थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं अभी से इस कहानी में मम्मा और दनिया और सरफराज भाई को लपेट दूं तो यह दोगुनी मुश्किल हो जाएगी। वर्तमान में हम इस स्थिति में नहीं थे कि इस घर को छोड़ सकें। ताया अबू के प्यार और हीरा और सुल्ताना के स्नेह को छोड़ना नहीं चाहता था, और तब यहाँ रहकर ही हम पापा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लाहौर में हमारा एक और ठिकाना था। मुझे इसकी पूरी जानकारी थी, इसलिए मैंने अभी इन लोगों को इस कहानी में शामिल नहीं करने का फैसला किया। हाँ, मेरा मन ही कई निर्णय ले रहा था। उदाहरण के लिए वह रहस्यमयी इमारत अब मेरे लिए आकर्षण बन गई थी। आइए जानते हैं क्या है इस इमारत के रहस्य। ताया अबू, मामा, हीरा, सुल्ताना और दनिया बैठे बातें कर रहे थे। चाय आ चुकी थी और मेरा इंतजार किया जा रहा था। मैं जाकर उनके बीच बैठ गया। ताया अबू मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा। हमारे बीच एक समझौता हुआ है। देख शाहब बेटा, हमारे दिलों का जो भी हाल हो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय यह हो चुका है कि हिम्मत रखनी है। हम ध्यान से सोचेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या कदम उठाना है। हमीदा, हमीदा, तुम कहाँ हो? आओ और चाय बनाओ। इतना कहकर उसने हमीदा को आवाज दी। हीरा ने कहा, अबू मैं चाय बनाता हूँ। दानिया उसके साथ उठ गई। बेशक पिता की मौत का गम सीने में मौजूद था, लेकिन सब्र सबसे बड़ी चीज है। दानिया ने भी अपना ख्याल रखा था, तो चाय बनाकर सबको पिलाई और उसके बाद ताया अबू चाय की छोटी छोटी चुस्की लेते हुए बोला, भाभी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बेशक आप छोटे हैं, लेकिन कभी कभी छोटे को भी अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूर होने की गुजारिश करनी पड़ती है। मामा चौंक गए और ताया अबू की ओर मुड़ी। हालांकि वह इस माहौल से बिल्कुल अपरिचित थी। ताया अबू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं इस बिंदु पर भविष्य के लिए एक योजना चाहता हूँ। सरफराज बेटा, तुम बड़े हो, शहाब भी सहनशील और गंभीर हो। मैं आप तीनों से पूछता हूँ, क्या आप वापस बहरीन जाएंगे? इस सवाल से सरफराज भाई थोड़े असहज हो गए। उन्होंने कहा, ताया अबू, मैं वहाँ काम करता हूँ बेटा। आप दोनों प्रतिभाशाली हैं। यहाँ आपके पास कई क्षेत्रों में जमीनें हैं और इससे काफी आमदनी होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। ऐसे करो सरफराज मियाँ कि जहीर हुसैन से मिलने के बाद जब आपकी संपत्ति और इम्तियाज अहमद के बैंक बैलेंस की सारी जानकारी मिल जाए तब कोई फैसला लें। मुझे लगता है कि बहरीन में आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह अनावश्यक हो जाएगा। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है,
इम्तियाज अहमद एक विवादास्पद प्रक्रिया के तहत ही बहरीन या पाकिस्तान से बाहर चले गए। उनके पास आर्थिक तंगी नहीं थी। तुम समझे मेरा तात्पर्य? बेटा, अब आपको वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आपका अपना देश है। अपने देश की बात ही कुछ और है। भाभी, मुझे अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। मेरा इस परलोक में एक ही सहारा मिलेगा। पाकिस्तान तुम दोनों का घर है। यहीं रुको बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताया अबू, यकीन मानिए, हम वाकई यहाँ खराब हालात में आए हैं और हमें बाबा की मौत की खबर मिली है। हम गम में डूबे हुए हैं, फिर भी यहाँ की हवा मुझे अपनी लगती है और मैं खुलकर कहता हूँ कि मेरा दिल पाकिस्तान में रहना चाहता है। देखेंगे, बस एक बार मनामा जाना है। पापा के भी वहाँ कुछ खाते हैं। लंबे समय तक उन्होंने बड़े पद पर काम किया है। उनका बकाया वहीं से वसूल करना होगा। यहाँ से उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। इतना सब होने के बाद मुझे बहरीन जाना है। यह मैंने अपने आकाओं से कहा है कि मुझे पापा के निधन का समाचार मिला है और मैं वहाँ जाकर इस संबंध में जांच करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हर संभव मदद का वादा किया है। अब ये सारे मामले हमारे सामने आ चुके हैं और इनसे निपटने के बाद आगे का फैसला लिया जा सकता है। हाँ हाँ, सटीक। बस इतना समझ लो कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर बेटा, तुम्हारी दादी भी यहाँ है, पूरा परिवार यहाँ है। कृपया मत जाओ। नहीं ताया अबू, ऐसी बात मत करो। तुम्हारा विनम्र लहजा हमें शर्मिंदा करता है। तो बस एक बार कहो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, ताया अबू ने कांपती आवाज में कहा। हम यहीं रहेंगे, सरफराज भाई ने कहा। यह आवाज मेरे दिल से भी निकली। मामा बेचारी हम दोनों को देखा करती थी और अब पापा के इस दुनिया में नहीं होने की बात जानकर वह एकदम टूट गई थी। जैसा कि मुझे लगता है कि अब दुनिया उनके लिए बेकार जगह बन गई है। दिन में करीब 11:30 बजे एसएचओ नादिर खान के पास एक फोन कॉल आया जो ताया अबू ने रिसीव किया। मैं एक केस की जांच में व्यस्त था, इसलिए फोन नहीं किया। आप लोग क्या कहते हैं? अब मैं आना चाहता हूँ। मैंने जहीर हुसैन से भी बात की। आज उनके पास कोई केस नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मैं यहाँ आपके लोगों के बयान लेने आता हूँ तो उन्हें भी अपने साथ ले जाऊं।